अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है? अच्छा बेटा, इन्वेंट्री लेवल्स का टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो उसमें ये क्वेश्चन था जो आपको असाइन किया गया था कि कीजिएगा। ये क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट की एग्जाम पेपर का है। ये ऑटम 2022 का क्वेश्चन है। ऑटम 2022 का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि सेचुरन लिमिटेड इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल M1 फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के में जब भी सवाल करना है तो वो रॉ मटेरियल के लिए करना है। अब ये सारा डाटा रॉ मटेरियल M1 का दिया हुआ है और उसने आपको डाटा दिया हुआ है लेटेस्ट रिकॉर्ड से। मैक्सिमम यूजेज इन अ मंथ, मिनिमम यूजेज, एवरेज कंजम्पशन या यूजेज, या लफ्ज लिख देगा कंजम्पशन या यूजेज या डिमांड, एक ही बात है। मैक्सिमम कंजम्पशन भी लिख सकता है लफ्ज, मैक्सिमम डिमांड इन अ मंथ भी लिख सकता है। लीड टाइम ज्यादा से ज्यादा 4 माह में सप्लायर डिलीवरी देगा माल की। मिनिमम लीड टाइम 2 माह है। रीऑर्डर क्वांटिटी, जो नया माल सप्लायर से आना चाहिए। जी, रीऑर्डर क्वांटिटी मिसिंग है। या आई कैप के क्वेश्चन में जो नई क्वांटिटी सप्लायर से आती है ताकि स्टोर को फिर दोबारा फुल किया जा सके, वो क्वांटिटी मिसिंग थी क्वेश्चन में। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट मिसिंग थी तो अब हम ये तो नहीं ले सकेंगे, हमारा फिर फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो पाएगा जिसमें ये इस्तेमाल होती है। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लीड टाइम एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। तो लीड टाइम क्या होता है? ये टाइम पीरियड होता है बिटवीन ऑर्डर प्लेसमेंट टू सप्लायर एंड ऑर्डर डिलीवरी रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने और ऑर्डर रिसीव करने का दरमियानी जो टाइम पीरियड होगा उसको लीड टाइम कहते हैं। तो ये एक लाइन में आपने डेफिनेशन दे देनी है कि लीड टाइम इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन ऑर्डर प्लेसमेंट टू द सप्लायर एंड रिसीट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द सप्लायर। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक आउट कॉस्ट। क्या होती है? जब भी आपका सप्लायर टाइमली चीजें डिलीवर ना कर पाए और आपने सेफ्टी स्टॉक भी कुछ ना रखा हो तो हमारा स्टॉक स्टोर में खत्म हो जाता है। स्टॉक आउट का मतलब होता है जीरो इन्वेंट्री पे आ गया आपका स्टोर। तो स्टॉक आउट मींस स्टॉक हैज फिनिश्ड इन द स्टोर रूम, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, कस्टमर को आप अपनी प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर नहीं कर पाएंगे और आप कस्टमर लूज कर जाएंगे। तो तमाम वो लॉसेस या तमाम वो कॉस्ट जो इदारे को फेस करनी पड़ेगी ड्यू टू हैविंग नो स्टॉक, या स्टॉक के खत्म होने की वजह से और बैकअप पे सेफ्टी स्टॉक ना होने की वजह से इदारे को जितने लॉसेस या जितनी कॉस्ट फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन हो जाए, जैसे आइडल टाइम की वेजेस हो जाए, तो तमाम नुकसानात जो इदारे को फेस करने पड़ेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द स्टॉक। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक या नो स्टॉक की वजह से। इसके बाद ये इन्वेंट्री लेवल्स निकालने थे जिसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो ये आंसर मेरा ख्याल है 20,000 यूनिट्स का था।
सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम। मेरा ख्याल है एवरेज लीड टाइम 3 मंथ्स है। तो 20,000 में से 11,000 समथिंग माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है बेटा, जरा बताइएगा, आपने निकाला होगा जी। 8750। अच्छा जी। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि नहीं है। तो अब आप इसके आगे लिख देंगे या जीरो एज्यूम करके फाइंड आउट कर दें, ये लिख दें कांट सॉल्व। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, डाटा ही नहीं है। ठीक है, या जीरो लेके एज्यूम कर लें कि हम रीऑर्डर क्वांटिटी, वैसे होता नहीं, ऐसे जीरो होती नहीं। जब तक आप मंगवाएंगे नहीं मैक्सिमम इन्वेंट्री का पता नहीं चलेगा। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल के लिए ये क्वांटिटी होना मस्ट है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का होना मस्ट है। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूले थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। तो ये लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। मुफ्त के 8 नंबर थे। ये लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ऑटम 2022 का। तो क्योंकि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था इसीलिए वो मैंने करवा दिया है। अब शायद ही आपको ये आए, अगर आ जाता है तो आपके लिए बोनस होगा। कुछ बच्चे इस टॉपिक को करके नहीं गए थे ड्यू टू लीस्ट इम्पोर्टेंस, इस वजह से ये बच्चों से हुआ नहीं था पेपर में। और वैसे भी डेटा मिसिंग था तो वो खपते रहेगा, पता नहीं ये क्या को पॉइंट तो नहीं है। हालांकि उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी सीधी सीधी मिसिंग है। तो जब डाटा मिसिंग होगा तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था सेक्शन ए का। चले, आज हमने शुरू करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो हमारा आज का टॉपिक है बेटा वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दफा भी, ये पिछली दफा भी आया था पेपर में। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इस दफा भी आने की उम्मीद है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा जी, सबसे पहले इसी को रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। इसी को क्वांटिटी पर ऑर्डर भी कहते हैं। तीन नाम है, लिख ले इसके। जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, या क्वांटिटी पर ऑर्डर। ये 3 नाम है बेटा। क्या नाम है? क्वांटिटी पर ऑर्डर
ये जरा ज्यादा क्लियर नाम है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे है चीप, इकोनॉमिकल से निकला है। रीऑर्डर क्वांटिटी, तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी हैं? उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कंप्यूटेशन कैसे होगी? फिलहाल अभी मैं विदाउट डिस्काउंट की बता रहा हूँ, सिंपल। फिर डिस्काउंट होगा तो वो बताएंगे बाद में। जब भी ना लिखा हो तो मुराद विदाउट डिस्काउंट है। अगला टॉपिक इसमें ये है, सेविंग इन कॉस्ट ड्यू टू ईओक्यू। मतलब पेपर पॉइंट व्यू से आपके ये टॉपिक्स हैं, पेपर पॉइंट व्यू से दिस वन और आखिर में इवैल्यूएशन ऑफ बल्क डिस्काउंट। ये तीन टॉपिक्स हैं पेपर पॉइंट व्यू से, बाकी तो बेस है वो पीछे। ये तीन टॉपिक्स हैं, पहला दूसरा टॉपिक आएगा या पहला तीसरा टॉपिक आएगा, पहला दूसरा या पहला तीसरा, ठीक है। पेपर में सिर्फ खाली पहला टॉपिक भी आ सकता है। जी, तो या तो पहला और दूसरा टॉपिक आएगा या पहला और तीसरा टॉपिक आएगा। ले जी, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। जो ये पहली तीन हेडिंग्स हैं फ्लो चार्ट में, ये बेसिक है बस, इसके बगैर आप आगे चल नहीं पाएंगे, मैं बता दूं। तो आपने इसी तरह एक प्रिंटर के पेज पर ये एक पेज बना लेना है। जब भी मैं आपसे कहता हूं कि चैप्टर की बेसिक्स आपको अच्छी आनी चाहिए, तो आपने जो रजिस्टर में लिखा होता है उसको एक पेज पे इस तरह लिख लें जिसमें सिर्फ रूल्स हो, सवाल ना हो। उन रूल्स को देख के बाद में सवाल करने हैं आपने, आहिस्ता आहिस्ता वो आपको रूल्स याद हो जाएंगे। तो ईओक्यू की डेफिनेशन क्या है? असल में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो उसने रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज करना होता है। अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस की बात करूं तो उसने फिनिश गुड्स सप्लायर से परचेज करनी होती है। तो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स सप्लायर से जब भी परचेज करनी है तो इदारे को ये टेंशन होती है कि एक वक्त में कितनी क्वांटिटी एक ऑर्डर में मंगवाई जाए। एक ऑर्डर जब सप्लायर को दिया जाए तो उस ऑर्डर का साइज क्या होना चाहिए? तो रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट जब भी कोई चीज परचेज करनी है सप्लायर से, तो एक ऑर्डर में सप्लायर से कितनी क्वांटिटी मंगवाई जाए, इदारा उस क्वांटिटी को फिक्स कर लेता है। ये भी डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, लेकिन इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग बड़ी हल्के से छुपे हुए अंदाज में इस्तेमाल होगी। तो इदारा एक वक्त में कितनी क्वांटिटी सप्लायर से मंगवाए तो इदारा वो क्वांटिटी फिक्स कर लेता है।
फिक्स क्वांटिटी पर ऑर्डर। टू बी परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर। जी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? फिक्स क्वांटिटी पर ऑर्डर है। फिक्स का मतलब है ये फिक्सेशन साल के शुरू पे हो जाएगी, बल्कि ये क्वांटिटी पर ऑर्डर है। ये क्वांटिटी इदारा साल के शुरू में फिक्स कर लेगा और इसी क्वांटिटी के मुताबिक अगर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी फिक्स की जाएगी। अगर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मटेरियल की क्वांटिटी फिक्स की जाएगी। और इसको क्यू से डिनोट करेंगे। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहां फिनिश गुड्स की क्वांटिटी पर ऑर्डर फिक्स की जाएगी कि एक वक्त में सप्लायर से कितनी क्वांटिटी परचेस की जाए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल के लिए होगा और ट्रेडिंग बिजनेस में फिनिश प्रोडक्ट के लिए होगा। जी बेटा बताएं, क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि इदारे को एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि इदारा सप्लायर को जब ऑर्डर प्लेस करता है तो एक ऑर्डर में इदारा कितनी क्वांटिटी सप्लायर से मंगवाए, रॉ मटेरियल की या फिनिश प्रोडक्ट की। अंधाधुंध नहीं मंगवानी, अंधाधुंध मंगवाएंगे तो कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होगी। तो यहां पे अब ऑब्जेक्टिव भी मैं क्लैरिफाई करने लगा हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? क्यों ऐसा किया जाता है कि हम अपनी क्वांटिटी फिक्स कर लें ताकि इदारा इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। इदारा इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कंट्रोल करना चाह रहा है। अजान हो रही है, मैं 1 मिनट बात करता हूं। अजान हो रही है, मैं बात करता हूं। जी बेटा, मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारा दोबारा कि हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या इसको क्वांटिटी पर ऑर्डर भी कहते हैं, इसी को रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। इसमें ये फ्लो चार्ट में टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हैं कि सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन कवर करनी है। तो डेफिनेशन क्या है? मैंने ये बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज करना होता है और ट्रेडिंग बिजनेस ने फिनिश प्रोडक्ट सप्लायर से परचेज करनी होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने एक ऑर्डर में कितनी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी परचेज करे, या ट्रेडिंग बिजनेस एक वक्त में कितनी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी परचेज करे, इस चीज को हम फिक्स कर लेते हैं साल के शुरू में ही। तो वो जो हमने क्वांटिटी फिक्स की होगी और हर ऑर्डर में सप्लायर से उतनी क्वांटिटी ही मंगवाएंगे, उस फिक्स क्वांटिटी पर ऑर्डर को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, या क्वांटिटी पर ऑर्डर भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन ये है
कि एक ऑर्डर में सप्लायर से कितनी क्वांटिटी मंगवाई जाए, और जब हम वो क्वांटिटी फिक्स कर लेते हैं तो फिर हर अगले ऑर्डर में हम वो फिक्स क्वांटिटी ही सप्लायर से मंगवाते हैं। जी, एक ऑर्डर में फिक्स क्वांटिटी ही मंगवाते हैं सप्लायर से। तो मिसाल के तौर पर, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पूरे साल में रॉ मटेरियल की 24,000 kg चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट पूरे साल की 24,000 kg है रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। जी, एनुअल रिक्वायरमेंट 24,000 kg है, और हम एक वक्त में कितनी क्वांटिटी मंगवा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2,000 kg भी मंगवा सकते हैं एक ऑर्डर में। हम 24,000 kg साल का मंगवाने के लिए एक ऑर्डर में 3,000 kg भी मंगवा सकते हैं। हम 4,4 हजार kg करके भी मंगवा सकते हैं। हम 6,000 kg करके भी मंगवा सकते हैं। ये 2,000 kg मंगवाएंगे तो साल में 12 दफा ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। अगर आप 3-3 हजार करके मंगवाएंगे तो साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे बताएं? अगर आप 3-3 हजार kg करके मंगवाएंगे तो हम साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे सप्लायर को? बताएं जी, सब बताएं। जी बिल्कुल सही है, 8 ऑर्डर्स, यानी 8 दफा माल मंगवाएंगे, लेकिन हर ऑर्डर में 3,000 kg आएगा। अगर हम 4-4 हजार kg करके एक ऑर्डर मंगवाते हैं तो पूरे साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे? इस केस में इस केस में जी, अगर मैं 8-8 हजार kg करके मंगवाता हूं, पूरे साल में 24,000 kg मंगवाना है। अगर मैं 8,000 8,000 8,000 यानी सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया रॉ मटेरियल का, और उसे कहा 8,000 kg भेज दो, फिर वो 8,000 kg इस्तेमाल हो जाएगा। फिर 8,000 kg मंगवाए, फिर 8,000 मंगवाए, तो साल में कितनी दफा माल मंगवाएंगे? यहां से एक बात तय हो रही है कि जितनी क्वांटिटी पर ऑर्डर बढ़ती जाएगी, जितनी क्वांटिटी पर ऑर्डर बढ़ती जाएगी उससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे क्या इफेक्ट आएगा? क्यू, क्वांटिटी पर ऑर्डर को कहते हैं। एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, जितनी क्वांटिटी पर ऑर्डर आपकी बढ़ती जाए, मतलब आप 2,000 kg के बजाय 3,000 kg मंगवा रहे हैं, तो क्वांटिटी एक ऑर्डर में 1,000 kg बढ़ा ली तो ऑर्डर्स कम होंगे। 4,000 मंगवाई, ऑर्डर और कम हो गए। 6,000 मंगवाई, ऑर्डर और कम हो गए। समझ आ रही है बात आपको? कि जैसे 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 क्वांटिटी आप ज्यादा मंगवाएंगे सप्लायर से, एक ऑर्डर में ज्यादा क्वांटिटी मंगवाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, और एक ऑर्डर में क्वांटिटी कम करते जाओ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे।
ये रिलेशन आपने जरा याद रख लेना, इसकी आगे हमें कहीं जरूरत पड़ेगी। अभी तो वैसे मैं ये रिलेशन नहीं समझाना चाह रहा था। अभी जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो ये था, मैं दोबारा बता देता हूं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने सप्लायर से जो भी चीज परचेज करनी होती है, इदारा उसकी क्वांटिटी फिक्स कर लेता है कि हमने हर ऑर्डर में उतनी क्वांटिटी मंगवानी है जो हमने फिक्स की है। और इसका मकसद क्या होता है, फिक्स क्यों की जाती है? तो उसका जवाब यह है कि इदारा अपनी इन्वेंट्री रिलेटेड जो भी कॉस्ट हैं, बेटा इदारा उन कॉस्ट के वो कॉस्ट ज्यादा ना हो बल्कि कंट्रोल में रहें। जो भी इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहें। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट है? वैसे तो बहुत ज्यादा है, फिलहाल अभी मैं दो कॉस्ट पे बात करूंगा। दो कॉस्ट पे मैं बात करूंगा, आगे इसको फैलाते जाएंगे, आगे ये बढ़नी है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इन्वेंट्री से रिलेटेड दो खर्चों पे बात करूंगा, दो कॉस्ट पे बात करूंगा। जी, मैं इन्वेंट्री रिलेटेड सिर्फ दो कॉस्ट पे बात करूंगा। जी बेटा, एक कॉस्ट होती है परचेज डिपार्टमेंट की, और एक होती है स्टोर्स डिपार्टमेंट की जिसको स्टोर रूम भी कहते हैं। जी बेटा, हाँ जी बेटा, एक कॉस्ट होती है परचेज डिपार्टमेंट की और दूसरी कॉस्ट होती है स्टोर रूम की। जब मैं लिख रहा हूं तब मैं खामोश हो जाता हूं। परचेज डिपार्टमेंट से मुराद, परचेज डिपार्टमेंट का आजकल जो नया नाम है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं उसको। परचेज डिपार्टमेंट का जो मेन काम होता है वो सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना होता है। ऑर्डर प्लेस करना होता है। और जो स्टोर रूम का मेन काम होता है, इन्वेंट्री को स्टोर में रखना होता है। जो भी चीजें परचेज होकर सप्लायर से आ रही हैं उसको स्टोर में रखना होता है, ये काम है। परचेज डिपार्टमेंट का काम है ऑर्डर प्लेस करना सप्लायर को। सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना किसका काम है? परचेज डिपार्टमेंट का। नहीं बात समझ आ रही? अभी न्यूमेरिकल पे नहीं आ रहे, अभी बेस क्रिएट कर रहे हैं। किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है, यहां तक कोई मसला। किसी बच्चे का कोई मसला। स्क्रीन विजिबल नहीं है, वो तमाम बच्चे जो बाद में आए उनको विजिबल नहीं होगी। जूम ने सेटिंग कर दी हुई है, जो लोग बाद में ज्वाइन करें उन्हें विजिबल ना हो स्क्रीन। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, अब शायद सबको विजिबल हो।
जी बेटा, किसी बच्चे का कोई सवाल हो? किसी बच्चे का कोई सवाल हो? आगे चलते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का काम ऑर्डर प्लेस करना होता है सप्लायर को, और ऑर्डर प्लेस करने से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेज डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं ऑर्डर प्लेस करने के, उन तमाम खर्चों को कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। मसलन अगर हम कपड़ा मंगवा रहे हैं तो कपड़े की कीमत नहीं, कपड़े को मंगवाने से रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, ऑर्डर प्लेस करने के खर्चे हैं, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कपड़े की असल कीमत इसमें काउंट नहीं कर रहा मैं। वो कपड़े की असल कीमत बाद वो अलग है, वो परचेज कॉस्ट होती है। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ, चीज की असल कीमत के अलावा जो भी खर्चे हैं परचेज डिपार्टमेंट के, उन तमाम खर्चों को जिनका ताल्लुक ऑर्डर प्लेसमेंट से है, उसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। और चीजें जब स्टोर में आ जाती हैं तो स्टोरेज रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं, स्टोरेज रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं उसको कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट। स्टोर में संभालने के जितने खर्चे हैं, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। जी बेटा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का ताल्लुक परचेज डिपार्टमेंट के साथ है, और ये माल को ऑर्डर करने के लिए खर्चे हैं। जब माल आ जाएगा आपके पास, स्टोर में चला जाएगा, तो वहां से फिर खर्चे स्टोर रूम के शुरू हो जाएंगे। स्टोर रूम के तमाम खर्चे कहलाते हैं होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। जी बेटा, बताएं क्या बात समझ आ रही है आपको ये? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी। परचेज डिपार्टमेंट का ताल्लुक ऑर्डर की प्लेसमेंट से है। जो भी खर्चे परचेज डिपार्टमेंट के ऑर्डरिंग से रिलेटेड होंगे, उनको कहा जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो परचेज डिपार्टमेंट है, इसका ताल्लुक है जब माल खत्म होने के करीब हो ऑर्डर प्लेस कर दे। जब माल खत्म होने के करीब हो तो ऑर्डर प्लेस कर दे। अब ये जो आपका की ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ना परचेज डिपार्टमेंट की, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है फिक्स नेचर की। फिक्स नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरी होती है वेरिएबल नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट और वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट। जी, फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट और वेरिएबल। अच्छा, ये जो वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ना बेटा, ये डिपेंड करती है इसके ऊपर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर। किस पे डिपेंड करती हैं?
कि सप्लायर को कितने ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। जी ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। नंबर ऑफ ऑर्डर, ये वाला रिलेशन, अगर आपकी क्वांटिटी एक ऑर्डर में ज्यादा मंगवाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे। जैसे जैसे कम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वेरिएबल नेचर की वो कम होती जाएगी। टोटल, पर ऑर्डर नहीं, टोटल जो पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम होती जाएगी वेरिएबल नेचर की, और एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि आप साल में ऑर्डर कम मंगवा रहे हैं। अगर आप साल में ऑर्डर ज्यादा प्लेस करेंगे तो जितने ऑर्डर ज्यादा होंगे तो पूरे साल में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी इदारे को वो ज्यादा पड़ेगी। तो ये जो वेरिएबल नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है, और फिक्स नेचर की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो डिपेंड नहीं करती नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। जो वेरिएबल नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जितने साल में ऑर्डर सप्लायर को ज्यादा प्लेस करेंगे। देखिए हमने एक मिसाल ली थी, साल में 12 ऑर्डर दें या साल में 3 दफा ऑर्डर प्लेस करें। अगर आप 3 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका जो ट्रक है जो माल लेने जाएगा और लाएगा उसकी 3 दफा की कॉस्ट पड़ेगी। इधर अगर आपका ट्रक 12 दफा जा रहा है और लेके आ रहा है माल, तो 12 दफा का खर्चा पड़ेगा। यहाँ सप्लायर को आप 3 दफा कॉल करेंगे, इधर आप सप्लायर को 12 दफा टेलीफोन से कॉल करेंगे तो 12 दफा का खर्चा। इधर आप सप्लायर को 3 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे, इधर आप सप्लायर को प्रिंट करके 12 दफा हार्ड फॉर्म में ऑर्डर सेंड ईमेल या टीसीएस के जरिए करेंगे। तो बेटा जितनी दफा ऑर्डर प्लेस ज्यादा किया जाएगा उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जितनी दफा ऑर्डर कम प्लेस किया जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट वेरिएबल नेचर वाली कम होगी, फिक्स वाली कम नहीं होगी। इसीलिए जो फिक्स वाली कॉस्ट है वो हमारे टॉपिक में रेलेवेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये जो फिक्स नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये हमारे टॉपिक में रेलेवेंट नहीं है, ईओ क्यू के लिए इररेलेवेंट है। आपके नंबर ऑफ ऑर्डर किस पे डिपेंड करते थे? क्यू पे। तो आपकी जो फिक्स नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये हमारी डिसीजन मेकिंग में क्यू को तय करने के लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन ये जो वेरिएबल नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये रेलेवेंट कॉस्ट होंगी हमारे लिए। ईओ क्यू को खाली क्यू भी कहते हैं, कि जब भी आपने क्यू का तयन करना है तो वेरिएबल नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट को फोकस करना है। जी बेटा बताएं, कोई सवाल हो किसी बच्चे का? हाँ जी, एसन कहते हैं सर फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट की कोई एग्जांपल हो। जो आम हालात में फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल होती हैं बिल्कुल वैसे ही होगी। मिसाल के तौर पर हमने परचेज डिपार्टमेंट में एक क्लर्क रखा हुआ है जो सप्लायर को कॉल करता है कि जनाब ये माल भेज दे जरा। या ये मैं आपका एक बंदा रखा हुआ है जिसका काम है टाइपिंग करके ऑर्डर टाइप करना, उसका प्रिंट निकालना और टीसीएस करवाना। उस बंदे की परचेजिंग डिपार्टमेंट में जो क्लर्क रखा हुआ है उसकी महीने की या साल की जो सैलरी है, तो सैलरी ऑफ परचेजिंग क्लर्क इन अ परचेज डिपार्टमेंट, वो फिक्स नेचर की कॉस्ट है, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ चेंज नहीं होगी।
हर वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ चेंज ना हो वो फिक्स नेचर की कॉस्ट होगी यहाँ पे। जी जनाब। जी बेटा। गनीमत इकबाल कहते हैं या कहती हैं अगर पर ऑर्डर हो तो बेटा जो क्लरिकल स्टाफ रखा जाता है ना परचेज डिपार्टमेंट में उसकी पे फिक्स सैलरी रखी जाती है। अगर आप उसे पर ऑर्डर पे देंगे तो वैसे वो होगी तो वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन मसला यह है कि किसी साल आपकी ईओ क्यू कुछ होगी, किसी साल ईओ क्यू कुछ होगी। हर साल नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज होंगे तो वो बेचारा चीखें मारेगा, कभी मेरी सैलरी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। इसीलिए परचेजिंग क्लर्क को आपके नंबर ऑफ ऑर्डर से क्या गर्ज। वो तो अब बेचारा आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर कम ज्यादा होने से ऐसे ही रगड़ा रगड़ा जाएगा। उसको हमारे ऑर्डर कम ज्यादा होने से क्या गर्ज है, वो कहेगा भाईजान मैं तो अपने निकाल निकाल के दे ही जा रहे हो, भावे तुसी 50 ऑर्डर मत दियो ते भावे 10 दियो। मेरा काम तो ऑर्डर बनाना है, जितने कहेंगे मैं बना दूंगा। वो नॉर्मली उस पे आएगा नहीं आपके साथ। ये जरा चला जाए फिर ये अलग फिर बात करते हैं। जी बेटा। हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात मुकम्मल हो गई है। जी रिपीट करें जरा, मैंने क्या बताया, मैसेज करके रिपीट करें सब बच्चे। जी बेटा सब बच्चे मैसेज करके रिपीट करें कि इन्वेंट्री रिलेटेड कितनी कॉस्ट होती हैं। हमने अभी कौन सी कॉस्ट पढ़ी है, फिक्स नेचर की कॉस्ट और वेरिएबल नेचर की कॉस्ट कैसे पता चलेगा, तो हमने कौन सी लेनी है। बताएं जी बताएं, मैं खामोशी से आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ, जल्दी से जरा बताएं। जी बेटा ठीक है। जी बेटा 2 से 3 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं, बाकी स्टूडेंट तकरीबन खामोश हैं। तो हमने ये कहा है कि परचेज डिपार्टमेंट होता है और स्टोर रूम है। परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करता है, ये उसका मेन काम है। और स्टोर रूम का मेन काम इन्वेंट्री को स्टोर करना है। परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करने में जो ऑर्डर की हैंडलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा होता है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। चीज की असल कीमत परचेज कॉस्ट अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो परचेज कॉस्ट अलग है। ईओ के पर्पस के लिए परचेज कॉस्ट को अलहदा रखते हैं, और परचेजिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जो भी खर्चे होंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट वो अलहदा रखी जाती है। तो परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या आइटम वो अभी मैं नहीं काउंट कर रहा। ठीक है।
तो परचेज डिपार्टमेंट के ऑर्डर प्लेस करने पे जितने खर्चे होंगे वो ऑर्डरिंग या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड कर रही हो तो वो वेरिएबल नेचर की होगी, और अगर नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड ना कर रही हो तो वो फिक्स नेचर की होगी। और फिक्स नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट की पहचान होगी कि ये टाइम के साथ दी होगी, पर मंथ पर एनम। इसकी पहचान है, इसकी पहचान है कि ये पर ऑर्डर गिवन होगी। ठीक है, ये पर ऑर्डर गिवन होगी। इसकी पहचान है ये पर ऑर्डर होगी। इसकी पहचान है ये पर मंथ या पर एनम होगी। जो परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे होंगे अगर वो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर मंथ या पर एनम दी हो तो वो फिक्स है, और अगर वो पर ऑर्डर के हिसाब से दी हो तो वो वेरिएबल है। अभी मैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो मैं आपको लिखवाऊंगा वेरिएबल नेचर की एग्जांपल नाम के साथ, और फिक्स नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन कौन सी होंगी। अच्छा जी, अब आपके जो ये स्टोर रूम के एक्सपेंसेस होते हैं, जो स्टोर्स डिपार्टमेंट या स्टोर रूम के एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। और ये माल फैक्ट्री तक आने या इदारे तक आने के बाद शुरू होते हैं, माल मंगवाने के बाद शुरू होते हैं। ठीक है, स्टोर में पहुंचने के बाद ये खर्चे शुरू होते हैं। तो ये भी दो तरह के होते हैं स्टोर रूम के खर्चे। चीजों को स्टोर करने से रिलेटेड जो खर्चे हैं, जिनको स्टोरेज कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होती है फिक्स्ड होल्डिंग कॉस्ट, और एक होती है वेरिएबल नेचर की होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग को ही कैरिंग भी कहते हैं, नाम है, मैं होल्डिंग लिख रहा हूं। आई कैप कई दफा कैरिंग लफ्ज इस्तेमाल करता है। या स्टोरेज कॉस्ट दो तरह की होती हैं। स्टोरेज कॉस्ट दो तरह की होती हैं। स्टोरेज कॉस्ट दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड होल्डिंग कॉस्ट और वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो वेरिएबल नेचर की होल्डिंग कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल नेचर की होल्डिंग कॉस्ट ये डिपेंड करती हैं कि आप एक वक्त में एवरेजली कितनी इन्वेंट्री स्टोर में रखते हैं। तो ये डिपेंड करती हैं एवरेज इन्वेंट्री की क्वांटिटी पे। एवरेज इन्वेंट्री की क्वांटिटी पे। कि स्टोर में एक वक्त में कितनी क्वांटिटी पड़ी होती है। स्टोर में जितनी क्वांटिटी ज्यादा पड़ी होगी तो ये वेरिएबल नेचर की होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज के वेरिएबल नेचर के खर्चे बढ़ जाएंगे। स्टोर में एक वक्त में जितनी क्वांटिटी कम पड़ी होगी उसके हिसाब से ये खर्चे कम हो जाएंगे। तो वेरिएबल नेचर की जो होल्डिंग कॉस्ट है ये डिपेंड करती है स्टोर रूम में क्वांटिटी कितनी स्टोर कर रहे हैं। कि स्टोर रूम में एवरेजली कितनी क्वांटिटी स्टोर में रख रहे हैं। तो मैं अब आपको ये नीचे बताता हूँ, देखें। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वक्त में क्वांटिटी ज्यादा मंगवाते हैं तो इसकी वजह से जब ये क्वांटिटी स्टोर में जाएगी तो एवरेज स्टॉक भी ज्यादा होगा। अगर एक ऑर्डर में आप क्वांटिटी कम मंगवाते हैं तो जब वो क्वांटिटी स्टोर में जाएगी तो एवरेज इन्वेंट्री कम होगी। यानी ये जो क्यू आप मंगवाते हैं ना सप्लायर से माल ऑर्डर करके, ये भी इस पे डिपेंड करती है।
ये याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा कि जितनी क्वांटिटी हम ज्यादा मंगवाएंगे उसकी वजह से एवरेज स्टॉक की क्वांटिटी भी स्टोर में उतनी ज्यादा होगी। जितनी एक ऑर्डर में क्वांटिटी आप कम मंगवाएंगे तो स्टोर में एवरेज स्टॉक की क्वांटिटी भी कम होगी। यानी ये भी डिपेंड करती है कि आपका क्यू क्या है। एक ऑर्डर में आप सप्लायर से थोड़ी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं या ज्यादा मंगवा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं अब यहाँ पे मसलन जैसे ये है, एक ऑर्डर में 2000 केजी मंगवा रहा हूँ तो स्टोर में 2000 जाएगा एक वक्त में। यहाँ मैं एक ऑर्डर में 8000 केजी मंगवा रहा हूँ इकट्ठे ही। तो बेटा जब मैं 8000 केजी मंगवा रहा हूँ तो स्टोर में ज्यादा क्वांटिटी मुझे घुसानी पड़ेगी। तो जितनी क्वांटिटी ज्यादा मंगवाऊंगा उतना स्टोर बड़ा लेना पड़ेगा। जब मैं स्टोर बड़ा लूंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, वेरिएबल नेचर की। जी, सज्जाद कहते हैं कि जब आप ज्यादा क्वांटिटी मंगवाएंगे बल्क में तो आपकी कॉस्ट सेव होगी। कौन सी कॉस्ट सेव होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज परचेज कॉस्ट। हाँ, लेकिन मैं ऑर्डरिंग और उसकी बात नहीं ना कर रहा अभी। अभी तो सिर्फ कैरिंग कॉस्ट की बात करें। अदर कॉस्ट पे इम्पैक्ट तो हम बाद में देखेंगे, एक वक्त में अभी एक बात करें, वो लहदा बात है, आप सही कह रहे हैं। वो तो मैं पहले ही बताया हूँ बेटा कि जब आप ज्यादा क्वांटिटी मंगवाएंगे तो वो कम होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो मैं अभी, मेरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो फिलहाल अभी होल्डिंग कॉस्ट है। इसके बारे में बात करें जो करनी है, अभी बाकियों को बीच में ना घुसाएं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वेरिएबल नेचर की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो स्टॉक की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। हाँ जी, जितनी ज्यादा हम एक ऑर्डर में क्वांटिटी मंगवाएंगे हमारा एवरेज स्टॉक जो होगा उसके यूनिट्स बढ़ेंगे। और उसकी वजह से हमारी पूरे साल की जो एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट है वो शूट अप कर जाएगी। एक ऑर्डर में आप जितनी कम क्वांटिटी मंगवाएंगे आपको स्टोर उतना छोटा चाहिए। और उससे हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी, या स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है। हाँ, फिक्स नेचर की जो होल्डिंग कॉस्ट है ये डिपेंड नहीं करती स्टॉक की क्वांटिटी पे। ये कम क्वांटिटी मंगवाएं ज्यादा मंगवाएं, स्टोर में कम रखें ज्यादा रखें, बिल्कुल ना रखें, फिक्स नेचर की कॉस्ट आपको पढ़नी पड़नी है। जैसे स्टोर कीपर है, उसे हम कहते हैं तुम्हारी भाई साल की सैलरी जो है, फॉर एग्जाम्पल महीने की 20,000 है तो साल की बनेगी 3,60,000। तुम्हें ये सैलरी मिलनी है। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि जब तुमसे, जब माल आए तो तुमने उसको स्टोर में संभाल के रख लेना है। और जब तुमसे कहा जाए तुमने इशू कर देना है बस। कम आए ज्यादा आए ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है, तुमने बस स्टोर में संभालना है माल। तो वो डेफिनेटली कम क्वांटिटी आए या ज्यादा, उसको हमने पर मंथ 20,000 रुपया स्टोर कीपर को सैलरी देनी है। साल की जो है वो 360। तो इसकी पहचान होगी कि स्टोर रूम के खर्चे पर मंथ या पर एनम दिए होंगे। और ये खर्चे जो दिए होंगे ये पर यूनिट या पर केजी इस तरह दिए होंगे।
पर यूनिट पर मंथ या पर यूनिट पर एनम, इस तरह। खाली पर एनम पर मंथ नहीं होगा, पर यूनिट पर एनम, पर केजी पर एनम, इस तरह। यानी इसमें पर मंथ पर एनम नहीं होगा, खाली पर यूनिट लाजमी होगा। मसलन अगर मैं आपसे कह दूं स्टोरेज कॉस्ट 2 लाख रुपए पर एनम, तो ये फिक्स है। अगर मैं कह दूं स्टोरेज कॉस्ट 50 रुपए पर यूनिट पर एनम, अब ये वेरिएबल है, क्योंकि बीच में लफ्ज पर यूनिट आ गया है। ये पर केजी भी हो सकता है, पर केजी पर एनम, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल की बात हो रही है। पर केजी पर मंथ, तो खाली पर एनम पर मंथ होना वो फिक्स नेचर की है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। हाँ जी, इसमें भी वही है। ये इररेलेवेंट होगी ईओ क्यू के लिए, और ये रेलेवेंट होगी। तो आज ही मैंने रेलेवेंट इररेलेवेंट बता दिया है। सवाल में से इररेलेवेंट को आपने नोट दे के इग्नोर कर देना है, जो रेलेवेंट नेचर की होगी वो आपने न्यूमेरिकल में यूज कर लेनी है बस। हाँ जी। अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। ईओ क्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये तो सारी स्टोरी थी ना जो मैंने सुना दी। तो लिखे जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पहला फॉर्मूला, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमी नेचर की अगर कोई कॉस्ट होगी तो उसमें से फिक्स अलहदा करके इग्नोर कर देनी है आपने, वेरिएबल उठा लेनी है बस। सेमी नेचर की होगी नहीं कोई, अगर उसने दे दी हो तो उसमें से भी फिक्स और वेरिएबल अलहदा कर ले। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या क्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्वांटिटी पर ऑर्डर या क्यू या ईओ क्यू, मैं वैसे ईओ क्यू लिखता नहीं होता, मैं क्यू ही लिखता होता हूँ जगह जगह। वो क्यू का मतलब ईओ क्यू ही है जब फॉर्मूले से निकाली जाएगी। नहीं जी, कोई हाई लो नहीं लगना इसमें बेटा। वो किसी ने बोंगा सवाल पूछा था तो मैंने जवाब दे दिया है, होगी नहीं वैसे इसमें। अंडर रूट लिखे फॉर्मूला, होल का अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय, फॉर्मूले की डेरिवेशन मेरे नोट्स में लेकिन आना नहीं है आपको, डिराइव करने की जरूरत नहीं है आपको। 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, साल में जितनी परचेजिंग करनी है आपने केजी लीटर यूनिट्स में, केजी लीटर यूनिट्स में। तो ये क्वांटिटी होगी, रुपीज नहीं होंगे। जैसे मेरी इस एग्जांपल में ऊपर 24,000 केजी एनुअल रिक्वायरमेंट थी, कि पूरे साल में 24,000 केजी हमने परचेज करना है, तो 24,000 केजी लिख देंगे यहाँ पे। अगर रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं तो केजी होगा, इनटू वेरिएबल
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, टोटल साल की नहीं लिखनी, एक ऑर्डर की लिखनी है। वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर या ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय, अब इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगी वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 3 वेरिएबल्स है जी। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट वेरिएबल नेचर वाली, टोटल में नहीं लेनी, पर ऑर्डर पे, ये ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है। और ये पर यूनिट पे या पर केजी होगा, अगर मटेरियल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ इंग्लिश चेंज हो जाएगी। मतलब अगर ये फिनिश प्रोडक्ट के लिए हो रहा है ना, तो फिर ये पर यूनिट ही लिखेंगे यहाँ पे। अगर इधर ये केजीज में है तो फिर इसकी जगह इंग्लिश में लिखा जाएगा पर केजी पर एनम। अगर एनुअल रिक्वायरमेंट लीटर्स में है तो यहाँ लिखा जाएगा पर लीटर पर एनम, यानी होल्डिंग कॉस्ट पर लीटर पर एनम। अगर ये बॉक्सेस में है तो यहाँ पे लिखा जाएगा पर बॉक्स पर एनम। अगर एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो ग्राम्स में है तो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर ग्राम पर एनम। आप मेरी बात पे कर रहे हैं? लाइक विद लाइक लिखना है। जैसे एनुअल रिक्वायरमेंट होगी ना, वैसे ही वो नीचे ये लफ्ज चेंज हो जाएगा। वो अभी तो मैंने चलो पर यूनिट लिख दिया, जर्नल फॉर्मूला। ले जी, ये ईओ क्यों कैलकुलेट हो जाएगी। जी जनाब। बस ठीक है, अब आप जा सकते हैं जिनकी क्लास है। इसकी प्रैक्टिस की वीडियो आपको मिल जाएगी आज एक और। मतलब हम ईओ क्योंकि आसान आसान जो एग्जाम्पल है ना उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो प्रैक्टिस वाली वीडियो में शेयर कर दूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो आज, नहीं नहीं तो कल कर दूंगा। तो मंडे को जब आप आए तो आप दोनों ये वीडियोस देख कर आए। फिर मंडे को हम टेस्ट से रिलेटेड दूसरा सवाल भी डिस्कस कर लेंगे। यानी ये, नहीं कल क्लास नहीं है भाई, मुझे टाइम मिला, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम मिला तो मैं इसकी छोटी छोटी एग्जाम्पल करवा दूंगा। क्या रिपीट करना है बेटा आसिफा? टाइम खत्म हो गया बस। कौन सी वीडियो देखें? मैं भेजूंगा जो वो देखनी है, जो भेजूंगा, जो वीडियो मैं भेजूंगा वो देखनी है, अगर भेजी तो। अदरवाइज ये वाली तो आपने कर लिया लेक्चर अटेंड बस। ये नोट कर लें जो आपने होमवर्क करनी है एग्जाम्पल्स, इन्हीं से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप, अगर टाइम मिला, ना मिला तो फिर आप ये कर लें एग्जाम्पल को, मुश्किल नहीं है। मैं बता देता हूँ, अभी जाके करिएगा आप। लेकिन आपने सारी एग्जाम्पल्स में निकालनी ईओ क्या हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, तो ये एग्जाम्पल्स आपने करनी है। नोट्स के चैप्टर के अंदर है। हाँ जी, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5
नहीं, 4 तक बस, 1 से 4 तक, एग्जाम्पल 1 से 4 तक, एग्जाम्पल 1 से 4 तक। 4 एग्जाम्पल नोट्स के अंदर है, विद सॉल्यूशन है। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, ना मिला तो कम से कम आप इसको कर ले। तो मंडे को फिजिकल क्लास ही होगी जी, बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज।